हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज ये लास्ट चैप्टर है क्लास 12th का इन्वायरमेंटल इशू। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स आर क्रिएटेड बाई। पहले मतलब जान लेते हैं क्वेश्चन का। नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो बायोलॉजिकल तरीके से ख़त्म हो जाएं। माइक्रोब्स की हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से, फंजाई की हेल्प से जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, डिकम्पोजर की हेल्प से जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल के लिए जो है पेपर फाइबर, या फिर जो है कॉटन का कपड़ा वगैरह, या फिर जो है फल वगैरह के छिलके वगैरह, ये सब बायोडिग्रेडेबल हैं। लेकिन ऐसे ऐसे चीज़ें, ऐसे पोल्यूटेंट जो कि जो है पोल्यूशन करते हैं और जो है बायोलॉजिकल तरीके से ख़त्म भी नहीं होते, उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल के लिए डीडीटी। तो डीडीटी जो है एक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है डीडीटी, और ये डीडीटी को बनाया है ह्यूमन बीइंग ने। तो मोस्टली जितने नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं उनको जो है ह्यूमन बीइंग द्वारा क्रिएट किया गया है। एग्जाम्पल के पॉलीथीन वगैरह, डीडीटी वगैरह। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, particles that are responsible for causing great harm to human health। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है, जो सब्सटेंसेस होते हैं जो सबसे अधिक नुकसान करते हैं ह्यूमन हेल्थ को, उन सब्सटेंसेस का साइज क्या होता है। तो सीपीसीबी के अनुसार जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो पार्टिकल्स हैं, इनका साइज, इनका डायमीटर जो है 2.5 माइक्रोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर या इससे अगर कम है तो फिर जो है इनको हम लोग बोलते हैं सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो 2.5 माइक्रोमीटर से कम हो या फिर इसके इक्वल हो तो कहते हैं कि जो है सबसे अधिक नुकसान करते हैं, क्योंकि ये जो है हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं इतने कम साइज होने के कारण, और सांस के साथ हमारे और काज करते हैं अस्थमा वगैरह, ब्रोंकाइटिस वगैरह। क्वेश्चन नंबर 3, द मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर साउंड प्रूफिंग ऑफ रूम लाइक रिकॉर्डिंग स्टूडियो इन ऑडिटोरियम। तो वो कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है ताकि जो है रूम साउंड प्रूफ रहे, रूम में जो है आवाज़ जो है इको ना करे। तो जो है साउंड प्रूफ रखने के लिए रूम में या सिनेमा हॉल में वगैरह में जो मटेरियल यूज किया जाता है उस मटेरियल का नाम है स्टाइरोफोम। तो स्टाइरोफोम जो है ये केमिकली सिंथेसाइज मटेरियल है, और इसका यूज करने से क्या करता है, ये जो है इको नहीं होने देता, जो है साउंड जो है वो इससे रिफ्लेक्ट होके नहीं आती, ये जो है एब्जॉर्ब कर लेता है साउंड को। तो इसलिए जो है साउंड प्रूफ रूम बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी इज। तो सीएनजी में जो है प्रोपेन भी होती है, मेथेन भी होती है, एथेन भी होती है, लेकिन मोस्टली जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है उसमें सबसे अधिक मात्रा में मेथेन होती है, तो हम मेथेन को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक बीड इज। दुनिया की सबसे अधिक प्रॉब्लम काज करने वाली जली खरपतवार क्या है, जली बीड क्या है। एक्वाटिक मतलब जली, बीड मतलब खरपतवार। तो वो जो है दुनिया की सबसे खतरनाक एक्वाटिक जली बीड है, वो है आइकॉर्निया। तो आइकॉर्निया जो है सबसे खतरनाक खरपतवार है, और इंडिया में इसको हम लोग लेके आए थे इसके ब्यूटीफुल शेप ऑफ लीफ एंड ब्यूटीफुल फ्लावर की वजह से इसको इंडिया में लेके आए थे। और जो है आइकॉर्निया को जो है हम लोग वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम जो है वाटर हाइसिंथ भी है, और इसको हिंदी में हम लोग जलकुंभी भी कहते हैं। सबने नाम सुना होगा जलकुंभी, इसको जलकुंभी भी कहते हैं आइकॉर्निया को। और दुनिया के सबसे अधिक प्रॉब्लमेटिक वीड है, इसकी वजह से जो है बंगाल में जो है इन्होंने पूरे वाटर बॉडी पे कब्जा कर लिया था, यानी कि पूरी तरीके से वाटर बॉडी में फैल गए थे ये, और पानी के अंदर से इन्होंने ऑक्सीजन को ड्रेन कर लिया था, ऑक्सीजन को खींच लिया था, यूज कर लिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे फिश वगैरह मरने लगी थी, इसलिए इनको बोलते हैं टेयर ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिबिट बायोमैग्निफिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक्सिबिट यानी कि शो करता है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंसेस का, स्पेशली जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं, उनका क्या होता है कि जो है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में इंक्रीजमेंट होना, ये कहलाता है बायोमैग्निफिकेशन। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके से समझते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले मान लेते हैं ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है फूड लेवल। ट्रॉफिक लेवल में सबसे बेसिक लेवल पे जो होते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर,
उसके बाद जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल होता है उस पे होते हैं हर्बीवोर्स, शाकाहारी। और इसके बाद जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है इसमें जो है प्राइमरी कॉर्निवोर्स होते हैं। उसके बाद फिर सेकेंडरी कॉर्निवोर्स होते हैं। मतलब जो है पहले हर्बीवोर्स हैं, सॉरी पहले प्रोड्यूसर हैं जो खाना बनाते हैं, यानी कि प्लांट इसमें आ जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन आ जाएंगे पानी के अंदर हैं तो। उसके बाद फिर शाकाहारी जो हर्बीवोर्स आ जाएंगे, खरगोश वगैरह, रैबिट वगैरह, खरगोश रैबिट की बात है मतलब, डेयर वगैरह। और उसके बाद फिर मांसाहारी जीव आ जाएंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होते हैं। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहलाता है, ये जो है हर्बीवोर सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो ये बात हुई ट्रॉफिक लेवल की। तो अब कह रहा है कि जो है सक्सेस, अब कह रहा है कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में इंक्रीजमेंट होना नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का कहलाता है बायोमैग्निफिकेशन। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कोई टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि फाइटोप्लैंक्टन के अंदर मान लेते हैं डीडीटी है। तो ये डीडीटी को कुछ हर्बीवोर्स ने खाया, पानी के अंदर है तो फिर हर्बीवोर्स पानी के अंदर जो पानी में तैरने वाले जू प्लैंक्टन है उन्होंने खाया। इन जू प्लैंक्टन को जो है छोटी मछलियों ने खाया, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियों ने खाया, बड़ी मछलियों को जो है फिश ईटिंग बर्ड्स ने खाया। तो इस तरीके से सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो वो सब्सटेंस डीडीटी यहाँ फाइटोप्लैंक्टन में थी उसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। और उसकी इस बढ़ती हुई मात्रा को ही बोलते हैं हम लोग बायोमैग्निफिकेशन, यानी कि इंक्रीजमेंट इन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। तो उम्मीद करते समझ में आया ये। तो इसका आंसर जो है वो उसका आंसर समझ लेते हैं बायोमैग्निफिकेशन होता किसका है। बायोमैग्निफिकेशन जो होता है डीईटी का और मरकरी का। आंसर जाएगा इसका मतलब डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डीईटीज, डीईटी की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो डीईटी की फुल फॉर्म क्या होती है? डीईटी की फुल फॉर्म होती है पहले डी का मतलब होता है इसमें डाइक्लोरो, दूसरे डी का मतलब होता है डाइफिनाइल, और तीसरे पार्ट में टी लिखा हुआ उसका मतलब होता है ट्राइक्लोरोएथेन। तो डी का मतलब, पहले डी का मतलब होता है डाइक्लोरो, दूसरे डी का मतलब होता है डाइफिनाइल, और टी का मतलब होता है ट्राइक्लोरोएथेन। तो डीईटी की फुल फॉर्म हो गई डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल टेक द लॉन्गेस्ट टाइम फॉर बायोडिग्रेडेशन। निम्नलिखित में से कौन से मटेरियल में जो बायोलॉजिकल तरीके से टूटने में, खत्म होने में बहुत अधिक टाइम लगता है। तो आप जानते हैं कि हमारे पूर्वजों के फॉसिल्स मिले हैं, और फॉसिल्स मिले हैं तो उसमें क्या मिले हैं? हड्डियां मिली हैं, बोन्स मिली हैं। इसका मतलब बोन्स के बायोडिग्रेडेशन में, बोन्स का बायोलॉजिकल तरीके से खत्म होने में सबसे अधिक टाइम लगता है। तो आंसर आएगा क्या इसका? सी, कॉटन फाइबर, यानी कॉटन के कपड़े, पेपर, या फिर जूट, ये सब जूट जिसकी रस्सी बनती है, ये सारी चीज़ें अगर आप जमीन डाल देते हैं तो कुछ सालों में ही, कुछ महीनों में ही सड़ जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो ये आसानी से खत्म हो जाती हैं। लेकिन बोन्स हज़ारों सालों से, सैकड़ों सालों से ज़मीन में पड़े रहते हैं। तो बोन्स का बायोडिग्रेडेशन बहुत स्लो रेट से होता है। क्वेश्चन नंबर है 9, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद कंट्रोल ऑफ एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया है कि जो है ये जुड़ा हुआ है, ये प्रोटोकॉल बनाया गया था इसलिए ताकि जो है ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन ना हो पाए, और उसके लिए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का जो यूज है हमारे जो यंत्र होते हैं उनमें कम किया जाए। जैसे एग्जांपल के लिए फ्रिज में कम किया जाए, या बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं। मतलब कहने का मतलब है ऐसे सब्सटेंसेस को रोकना, उनका एमिशन को रोकना, ताकि ओजोन लेयर की डिप्लीशन ना हो। ताकि ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो जाएगी तो यूवी रेज हमारे यहाँ अर्थ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से आएंगी, ज़्यादा मात्रा में आएंगी। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसीलिए हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपसे पूछ सकता है ये कब हुआ। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में जो है ये स्टार्ट हुआ था, और 1987 में ये स्टार्ट हुआ था। और इसकी जो बैठक हुई थी प्रोटोकॉल के लिए वो हुई थी 1987 में 16 सितंबर को। तो ये जो डाटा हमने बताया आपको याद रखिएगा, एग्जाम में आता है 1987 16 सितंबर, ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके अलावा एक और प्रोटोकॉल है जिसको बोलते हैं हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में स्टार्ट हुई थी। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल स्टार्ट हुई थी। और इस प्रोटोकॉल का मकसद क्या था? इसका मकसद था कि जो है ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस के जो एमिशन है उसको रोका जाए। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि CH4, CO2
ये सारी जो गैसेस हैं इनकी इनके एमिशन की वजह से, CO2 की वजह से, CH4 की वजह से, इन सारी गैसेस की वजह से क्या होता है, CFCS की वजह से, याद कर लीजिए CO2 CH4 CFCS एक क्रम से लिखा है। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा था कि जो है क्या हो रहा है कि हमारे अर्थ की टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना उद्देश्य है क्योटो प्रोटोकॉल का। और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में क्योटो शहर में हुआ था, ये बैठक हुई थी, और ये हुई क्योटो शहर जापान में है, जापान में प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन सही हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए था, सही है। मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ग्रीन हाउस गैसेस, तो ये बताया आपको हमने, CO2 ग्रीन हाउस गैस है, मेथेन है, CFCS है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं उसको, और इसके अलावा जो है N2O भी है। नेक्स्ट है डॉप्सन यूनिट आर यूज टू मेजर ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एयर। तो ऑक्सीजन कंटेंट को मेजर करने के डॉप्सन यूनिट का इस्तेमाल नहीं करते, डॉप्सन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसके लिए, ओजोन लेयर की थिकनेस के लिए। तो ओजोन लेयर की थिकनेस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब जो है सी ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर पूछा है, अगला है यूज ऑफ इंसिनरेटर्स इज क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। तो इंसिनरेटर्स का मतलब होता है भस्मक। तो भस्मक में जो है जो हॉस्पिटल वेस्ट है उनको डाल देते हैं, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, भस्म हो जाती हैं। तो ये जो है सही बात है। तो इसमें ऑप्शन जो गलत है वो सी गलत है, और गलत ही पूछा गया है, तो डी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन टिक कर दिया जाएगा मतलब। क्वेश्चन नंबर 10, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन काज मैक्सिमम इंडोर केमिकल पोल्यूशन। तो इंडोर केमिकल पोल्यूशन एक होता है आउटडोर केमिकल पोल्यूशन। तो इंडोर केमिकल पोल्यूशन का मतलब होता है ऐसा केमिकल पोल्यूशन जो कि बर्निंग कोल के जलने की वजह से हो, या फिर जो है कुकिंग गैस उसके जलने की वजह से हो, या मॉस्किटो कॉयल जलाने की वजह से हो, या फिर रूम स्प्रे की वजह से हो। ये सब इंडोर केमिकल पोल्यूशन है। लेकिन इसमें सबसे अधिक खतरनाक और जो मेन कारण है इंडोर केमिकल पोल्यूशन का, वो है बर्निंग कोल, ये मेन कारण है। अगर आपसे पूछता है आउटडोर केमिकल पोल्यूशन, तो आउटडोर केमिकल पोल्यूशन में आप याद कर लीजिए, आउटडोर केमिकल पोल्यूशन होते हैं फॉसिल फ्यूल, एग्जाम्पल के लिए जो है पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह, ये फॉसिल फ्यूल कह जाते हैं, वो कहलाते हैं आउटडोर केमिकल पोल्यूशन, पोल्यूटेंट। क्वेश्चन नंबर 11, द ग्रीन स्कम सीन इन द फ्रेश वाटर बॉडीज, फ्रेश वाटर बॉडीज। तो फ्रेश पानी में जो है हरे रंग का जो काई दिखाई पड़ती है, हरे रंग की जो स्कम दिखाई पड़ता है, वो जो है किसकी वजह से होता है, तो वो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से और ग्रीन एल्गी की वजह से। तो वो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी की वजह से, यानी कि आप समझ जाएगा A एंड C। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ये होते हैं, ये कहलाते हैं साइनोबैक्टीरिया, और ये जो है किंगडम मोनेरा के मेंबर हैं। और जो ग्रीन एल्गी है, ये जो है ग्रीन एल्गी जो है किंगडम प्लांटी के मेंबर हैं। तो दोनों अलग अलग किंगडम के मेंबर हैं, और इनकी वजह से जो है फ्रेश पानी के अंदर जो है ग्रीन कलर का स्कम यानी काई दिखाई पड़ती है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, बोथ A एंड C। क्वेश्चन नंबर 12, द लाउडनेस ऑफ साउंड दैट ए पर्सन कैन विदस्टैंड विदाउट डिस्कम्फर्ट। तो मैक्सिमम जो लाउडनेस होती है साउंड की, उसमें जो है 80 डेसिबल तक एक पर्सन जो है बिना किसी डिस्कम्फर्ट के रह सकता है। लेकिन 80 डेसिबल के ऊपर अगर होती है साउंड लेवल, तो ऐसे केस में जो है पर्सन को परेशानी होने लगती है, डिस्कम्फर्ट होने लगता है। तो मैक्सिमम 80 डेसिबल तक इंसान जो है अच्छी तरीके से सही सहन कर सकता है, इसके ऊपर जो है उसको दिक्कत आने लगती है। नॉर्मल जो बातचीत होती है वो याद कर लीजिए, नॉर्मल कन्वर्सेशन जो होता है हम लोगों का बातचीत करने का जो साउंड लेवल होता है वो होता है 30 to 60 डेसिबल। तो याद कर लीजिए, और डेसिबल से याद करिए, डेसिबल यानी डीबी से नापते हैं हम लोग साउंड की लाउडनेस को। क्वेश्चन नंबर है 13, मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन वर्ल्ड वाइड इज ड्यू टू। तो मेजर सोर्स जो है, जो पूरी दुनिया में जो है नॉइज पोल्यूशन का है, वो है सबसे अधिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से। तो जितनी गाड़ियों की जो चिल्लपुं होती रहती है उसकी वजह से सबसे अधिक जो है नॉइज पोल्यूशन होता है। तो आंसर जाएगा इसके भी, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, मैच करना है कॉलम को, तो कॉलम मैच करिए। तो जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ये 1986 में लागू हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। 1986 में जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हुआ था। तो इसका मतलब जो है, जो आंसर है उसमें जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट,
ए को मिलाना है थर्ड से, तो ए को थर्ड से मिलाना है, ए को थर्ड से मिलाएंगे तो फिर एक इस ऑप्शन में है, एक इस ऑप्शन में है, ए में थर्ड, बी ऑप्शन में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। तो एयर एक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, ये एयर एक्ट जो आया था, ये आया था, एयर एक्ट आया था ये 1981 में, तो ये याद कर लीजिए आप 1981। और उसके बाद फिर वाटर एक्ट आया था 1974 में, और उसके बाद जो है अमेंडमेंट ऑफ एयर एक्ट टू इंक्लूड नॉइज एज एन एयर पोल्यूटेंट। तो अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, तो एयर एक्ट में संशोधन हुआ और जो है नॉइज को जो है माना गया एयर पोल्यूटेंट है ये, और जो है इसका मतलब नॉइज एक्ट को एयर एक्ट में मान लिया गया, और ये जो है ये जो है लागू हुआ 1987 में। तो सारी बातें देखेंगे हम लोग, तो इस सबको मिलाया हमने, तो आंसर जा रहा है इसका क्या, ए। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, सिंपल तरीके से ट्रिक याद कर सकते हैं, सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं हम लोग। एक मान लेते हैं एक हॉलीवुड का हीरो है, याद कर लीजिए, एक हॉलीवुड का हीरो है, उसका नाम है इवॉन। इवान का जो जन्म है वो हुआ था, बर्थ हुई थी 1968 में, 1968 में उसकी बर्थ हुई। 1974 में उसकी पहली फिल्म आई वाटर, ये 1981 में उसकी फिल्म आई एयर, और 87 में उसकी फिल्म आई नॉइज। तो जन्म हुआ कब, 68 में, पहली फिल्म वाटर आई 74 में, और फिर फिल्म आई एयर 81 में, और नॉइज 87 में। ये ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए इस तरीके से। तो 1968 में जन्म हुआ, यहाँ पे इवान 68, 74, 81, 87 याद कर सकते हैं, सिंपल है इसको याद करना। किसी का मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं, वैसे याद कर लेना है। याद करना है इवान का मोबाइल नंबर क्या है, इवान का मोबाइल नंबर है 68748187, 68748187, ऐसे याद कर सकते हैं। अब सिंपल है, यहाँ पे आई का मतलब है इंसेक्टिसाइडल एक्ट, इंसेक्टिसाइड एक्ट, तो याद कर लीजिए इंसेक्टिसाइड एक्ट आई का मतलब है। डब्ल्यू का मतलब है वाटर एक्ट, ए का मतलब है एयर एक्ट, और एयर एक्ट में नॉइज पोल्यूशन जुड़ गया था 1987 में, तो याद कर सकते हैं नॉइज एक्ट 87, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये ट्रिक होगा, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं इवान 68748187, इवान 68748187, ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है, और इन्वायरमेंट एक्ट आपको अलग से याद करना पड़ा, वो ट्रिक में नहीं है। इन्वायरमेंट एक्ट 1986 में आया था, याद करिए अलग से। क्वेश्चन नंबर करते हैं 15। कैटालिटिक कन्वर्टर आर फीडेड इनटू ऑटोमोबाइल्स टू रिड्यूस एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस। कैटालिटिक कन्वर्टर चेंज अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स इनटू। तो जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं ये ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियों में फिट किए जाते हैं, ताकि जो है हार्मफुल गैसेस का एमिशन कम हो। तो ये कैसे काम करते हैं, ये अनबर्न्ड यानी कि जो हाइड्रोकार्बन जलते नहीं है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये जो है हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इन हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट जलता नहीं है उसको ये किस में कन्वर्ट करते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर, ये पूछा गया है। तो थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में क्या होता है ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स। देखिए जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, इस कन्वर्टर में जो है, इस कन्वर्टर के अंदर जो है पाया जाता है, इसमें लगाया जाता है प्लेटिनम, ये पूछा जाता है एग्जाम में, प्लेटिनम लगाया जाता है, पैलेडियम लगाया जाता है, और रोडियम लगाया जाता है। ये लगाए जाते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर में। जो कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं इनमें लग गया प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम। होता क्या है कि ये जो है, जो कैटालिटिक कन्वर्टर है, सीसी मतलब कैटालिटिक कन्वर्टर, ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो है जब ये प्रेजेंट होगा गाड़ियों के अंदर, तो जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मतलब जो बने हुए हाइड्रोजन से और कार्बन से, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, जो कि हाइड्रोकार्बन जलते नहीं हैं, उनको क्या करता है प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, इन हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर देता है H2O में और CO2 में। ये इनका काम है। तो आंसर आपको क्वेश्चन में मिल गया H2 एंड CO2 वाला, ठीक है। इसके अलावा और क्या काम करता है, इसके अलावा अगर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO को कन्वर्ट कर देते हैं ये CO2 में। तो आप जानते हैं CO2 कम नुकसानदायक है हमारी बॉडी के लिए CO की तुलना में। तो CO नहीं निकलेगा गाड़ी से, उससे क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, जो कि हमारे लिए कम नुकसानदायक है CO की तुलना में। तो ये जो है इसका काम है। और कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो आंसर इसका क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ए ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16।
वाई इज इट नेसेसरी टू रिमूव सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स? तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सल्फर को रिमूव करना क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग, टू रिड्यूस एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एग्जॉस्ट फ्यूम्स। तो जो हमारे पास गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों से अगर जो है SO2 निकलेगी, तो SO2 जो है एक पोल्यूटेंट है, काफ़ी नुकसानदायक है SO2। तो SO2 को जो है गाड़ियों से SO2 गाड़ियों से बाहर ना निकले, इसके लिए जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट में ही पहले से सल्फर ना हो तो SO2 बाहर नहीं निकलेगी। तो इसलिए जो है सल्फर को रिमूव कर देते हैं हम लोग पेट्रोल डीजल में से। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो है जब पेट्रोल डीजल में सल्फर नहीं रहेगी तो फिर सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर नहीं निकल पाएगी, तो एग्जॉस्ट फ्यूम यानी कि धुएं के फॉर्म में जो है बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी। आंसर जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज एजिस्ट टू रिमूव फ्रॉम वेस्ट वाटर? तो जो खराब पानी है उसके अंदर से कौन सी इम्प्योरिटी को, कौन सी अशुद्धि को सबसे अच्छे तरीके से सबसे आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग? तो अगर पानी के अंदर आप कंकड़ पत्थर डाल दीजिए तो उसको आसानी से निकाल पाएंगे। तो जो है जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उनको आप आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन अगर जो है सॉलिड जो है डिजॉल्व घुल जाए पानी के अंदर तो उसको आप आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। तो ये नहीं निकाल पाएंगे आप। कोलाइड्स बहुत छोटे होते हैं, इनको भी नहीं निकाल पाएंगे। बैक्टीरिया को भी आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। आसानी से निकाल पाएंगे आप सस्पेंडेड सॉलिड्स को, यानी कंकड़ पत्थर वगैरह को। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। सस्पेंडेड का मतलब होता है निलंबित सॉलिड्स, यानी कि जो उथले अलग से पड़े हुए हों। तो कंकड़ पत्थर बालू वगैरह आसानी से निकाल सकते हैं छान वगैरह छान के। क्वेश्चन नंबर 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज ड्यू टू कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर? तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है दूषित पानी से नहीं फैलती? तो दूषित पानी से जो नहीं फैलती वो होती है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जनरली फैलती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, STDs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, या जो है फैलती है बॉडी फ्लूइड्स, जैसे कि इन्फेक्टेड ब्लड से फैलती है, सीरम से फैलती है, सीमेन से फैलती है हेपेटाइटिस बी। ये जो है दूषित जल से नहीं फैलती। बाकी जो बीमारियां हैं जैसे पीलिया हो गया, यानी जॉइंटिस मतलब पीलिया, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये गंदे पानी से फैल सकते हैं। आंसर जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 19। न्यूसेंस ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड ब्लूम फार्मिंग एल्गी इन नेचुरल वाटर इज जनरली ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ। न्यूसेंस का मतलब होता है बिल्कुल उपद्रव कर देना, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में ग्रोथ हो जाती है एक्वेटिक प्लांट की, और ब्लूम बन जाता है, यानी कि पूरा जो है बहुत अधिक मात्रा में एल्गी फैल जाती हैं नेचुरल वाटर बॉडीज में। और जो है इसकी वजह से जो है आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी तालाब में जो है पूरी तरीके से पूरे तालाब में जो है काई बन जाती है, और उसके केस में वहाँ मछलियाँ वगैरह भी मरने लगती हैं। कलर पूरे तालाब का जो है नीला या बैंगनी कलर का हो जाता है पूरे तालाब का। तो ये जो है पूरा जो है तालाब में काई वगैरह फैल गई है। तो ये जो है ऐसा क्यों हुआ है? तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो है अगर तालाब के अंदर फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाए तो ऐसे केस में जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, और इसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम करना, और उपद्रव मचा देते हैं, मतलब पूरी तरीके से फैल जाते हैं तालाब में या पानी में। तो ये फास्फोरस याद रखना है आपको अलग से। क्वेश्चन नंबर 20। एल्गल ब्लूम, वही इसी के बारे में बात है, जो क्वेश्चन बात हुई थी ऊपर इसी के बारे में बात हो रही है। एल्गल ब्लूम इम्पार्ट ए डिस्टिंक्ट कलर टू वाटर ड्यू टू। तो एल्गल ब्लूम जो है डिस्टिंक्ट यानी विभिन्न कलर पानी के अंदर क्यों प्रोड्यूस करते हैं? तो वो इसलिए प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि जो है उनकी बॉडी का कलर ही ऐसा होता है, उनकी बॉडी का जो पिगमेंट है वही ऐसा होता है, इसलिए वो जो है प्रोड्यूस करते हैं जो है कलर पानी के अंदर। तो आंसर जाएगा इसका ए। देयर पिगमेंट्स, उनका पिगमेंट जो उनका कलर है। क्वेश्चन नंबर 21। मैच करना है। तो यूवी रेज होती हैं क्या करती हैं? ये जो है स्नो ब्लाइंडनेस काज करती हैं, यानी कि अल्ट्रा रेडिएशन जो है हमारी बॉडी में अंधापन काज करती हैं हमारी आंखों पे। तो स्नो ब्लाइंडनेस काज करती है। ऐसे ऑर्गेनिक मैटर जो बायोलॉजिकल तरीके से ख़त्म हो जाए, मतलब बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, वो क्या होते हैं? वो करते हैं यूट्रॉफिकेशन। तो यूट्रॉफिकेशन करते हैं वो, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो हैं जब पानी के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में होंगे तो ऐसे केस में वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह जो है उनको ख़त्म करने के लिए अधिक ऑक्सीजन का यूज करेंगे। जब बैक्टीरिया वगैरह अधिक ऑक्सीजन का यूज करेंगे तो ऐसे केस में पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो डिमांड है बढ़ जाएगी। तो उसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो BOD की फुल फॉर्म याद रखिए, BOD की फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो
जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है इसकी वजह से बीओडी बढ़ जाती है। तो इसका कनेक्शन जो है चौथे से है। बात करें डीईटी की, डीईटी के बारे में बताया था आपको हमने, इसकी वजह से क्या हो रहा था, बायोमैग्निफिकेशन हो रहा था, सक्सेसिव ट्रैफिक लेवल में जो है इंक्रीजमेंट हो रहा था। और फास्फेट के बारे में बात करें तो फास्फेट जो है इसकी वजह से यूट्रॉफिकेशन होता है। यूट्रॉफिकेशन का मतलब होता है इंक्रीजमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज। पानी के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन। और यूट्रॉफिकेशन होने की वजह से जो है क्या होता है, जो तालाब वगैरह है उसमें बहुत अधिक जो है प्लांट डेवलप होने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जब जो है वो जो है तालाब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, वहाँ पर जो है प्लांट वगैरह पूरे तरीके से डेवलप हो जाते हैं। तो यूट्रॉफिकेशन जो है फास्फेट से रिलेटेड है या जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे रिलेटेड है। तो आंसर इसका जाएगा 21 का, जो मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है इसका सी वाला। ए का देख पा रहे हैं आप, थर्ड है, सी वाला आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 22। इन टेक्स्ट बुक यू कम अक्रॉस 3 माइल आइसलैंड एंड चेरनोबाइल डिजास्टर एसोसिएटेड विद एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ रेडियोएक्टिव वेस्ट। तो आपने अपनी किताब में पढ़ा होगा 3 माइल आइसलैंड के बारे में और चेरनोबाइल डिजास्टर के बारे में, जो कि जिनमें जो है एक्सीडेंटल लीकेज हो गया था रेडियोएक्टिव वेस्ट का। तो पहले ये होते क्या है इनके बारे में जान लेते हैं। तो 3 माइल आइसलैंड, इसमें रेडियोएक्टिव वेस्ट का लीकेज हुआ था, ये हुआ था पेंसिल्वेनिया में, याद कर लीजिए, ये हुआ था पेंसिल्वेनिया में, और ये हुआ था 1979 में, याद रखिएगा। 3 माइल आइसलैंड वाली जो ट्रेजिडी हुई थी या जो क्या है कि एक्सीडेंटल लीकेज हुआ था रेडियोएक्टिव वेस्ट का, वो पेंसिल्वेनिया में हुआ था 1979 में। और जो चेरनोबाइल डिजास्टर है, जो चेरनोबाइल इंसिडेंट है, ये जो है कहाँ हुआ था, ये हुआ था 1986 में यूक्रेन में, चेरनोबाइल नाम की जगह पे। तो चेरनोबाइल याद रखिए, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1986 में, और कहाँ हुआ था, ये यूक्रेन में हुआ था, ये यूक्रेन में हुआ था, रखिए। और अब बात यहाँ क्वेश्चन का पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है इन इंडिया वी हैड भोपाल गैस ट्रेजिडी। इंडिया में भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी, तो इसमें जो है क्या जो है किस चीज़ का लीकेज हुआ था। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुई थी, इसमें लीकेज हुआ था मेथाइल आइसोसाइनेट का, याद रखिए पूरी, मेथाइल आइसोसाइनेट, इसको बोलते हैं MIC, शॉर्ट में बोलते हैं इसको MIC। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी में MIC मेथाइल आइसोसाइनेट की लीकेज हुई थी। और ये कब हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लीकेज हुई थी 2-3 दिसंबर की रात को, 2-3 दिसंबर की रात को, और ये हुई थी 1984 में, याद रखिए। भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी 2-3 दिसंबर की रात में 1984 में, भोपाल गैस ट्रेजिडी, इसमें लीकेज हुआ था मेथाइल आइसोसाइनेट का। थैंक यू।